ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी टीचर साथी अपना स्थान ग्रहण कर लें। चेयर हैं आपके लिए, यहीं बैठ जाएं। प्यारे बच्चों, आज की जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी समय हम यहाँ लें वो सबके लिए फ्रूटफुल हो, क्योंकि हमारे टीचर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो ये उनके लिए भी है। और कई जो हमारे स्टूडेंट नहीं रहे हैं वो भी इतने युवा साथी हैं कि ये चीज़ें उनके भी काम की हैं। जैसे आपको पता है, सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाएं, ये ना समझें कि पता नहीं क्या चलने वाला है। बड़ी सामान्य बातचीत चलने वाली है। अभी मैं आप लोगों को जो अभी बातचीत शुरू करेंगे एक स्टोरी के माध्यम से शुरू करते हैं और स्टोरी से कुछ शिक्षा मिलेगी। उसका आंसर आपको करना है कि आपको क्या शिक्षा मिली, आपको जवाब देना है। इसलिए जो मैं बात करूंगा यहाँ वो ध्यान से सुने। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। अलर्ट हो? यस सर, थोड़ा जोश में बोले। हाँ ठीक है। तो जैसे आजकल आप लोग मोबाइल युग के बच्चे हैं, दादा दादी को ज़्यादा समय नहीं देते हैं, तो कहानियाँ भी उनसे नहीं सुनते होंगे, तो कहानी भी हम ही सुना रहे हैं आपको। अच्छा, तो होता क्या है कि एक बच्चा होता है आपकी क्लास में, आपके स्कूल में सबसे शैतान बच्चा कौन है? कौन है भाई? जसवीर सर, सबसे शरारती कौन है इनमें? हैं? खड़ा होना कौन है? वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? आमिर खान। बैठ जा। तो आमिर खान क्या करता है भाई? आमिर खान के घर में एक बड़ा सा मेंढक आता है। तो आमिर खान क्या करता है, वो मेंढक देख के सोचता है कि इसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। अच्छा समझते हो आमिर खान का क्या हो सकता है जब ये शरारती है? तो सबसे पहले तो ये बोलता है कि ये मेंढक जमीन पे क्या कर रहा है, ये तो पानी में रहता है, ऐसा हमारे साइंस के टीचर ने हमें बताया है। तो वो क्या करता है, उसको एक पानी के जिसमें ये चाय वगैरह बनाते हैं उसमें डाल देता है। क्या बोलते हैं उसे? टोपिया। तो उसमें डाल लेता है। फिर इसके दिमाग में खुरापात आती है कि चलो पानी को थोड़ा गर्म करते हैं। फिर ये पानी को गर्म करना शुरू करता है। मेंढक की खास बात ये होती है कि वो टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी को ना एडजस्ट कर लेता है, तो उससे थोड़ी सी एनर्जी खर्च करता है और क्या होता है कि थोड़ी सी एनर्जी लगाता है, वो पानी में फिर से खुशी खुशी तैरने लगता है। पर आमिर खान कहाँ मानने वाला था, ये थोड़ा सा और गर्म कर देता है पानी को। मेंढक क्या करता है, फिर से थोड़ी सी एनर्जी लगाता है और पानी में तैरने लगता है। अब आमिर खान अपने असली रंग में आ जाता है, ये और ज़्यादा गर्म तेज कर देता है पानी को। उसके बाद क्या होता है, मेंढक और एनर्जी लगा के फिर से तैरने लगता है। अब आमिर खान को चुल मचती है कि यार ये क्या है, ये तो ज़्यादा ही हैवी हो रहा है मेरे पे। इसने पूरी अपना बर्नर खोल दिया। अब मेंढक मर गया। अब मेंढक मर गया। स्टोरी समझ में आ गई? हाँ। अब मुझे छठी क्लास में से कोई बच्चा बताए कि मेंढक क्यों मर गया। सिक्स्थ क्लास कहाँ बैठी है? हाथ खड़ा करें। जो भी आप आंसर देंगे वो सारे सही होंगे, गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो जो आपके दिमाग में आए वो आंसर आप दे सकते हैं। हाँ भाई बताएं बेटा, मेंढक क्यों मर गया? कोई भी खड़ा हो। सेवंथ क्लास, सेवंथ कहाँ है? हाँ आंसर दो बेटा, आप खड़े हो जाओ। हाँ भाई, पानी ज्यादा गर्म हो गया। क्लैप करें इसके लिए। ओके, कोई और आंसर दें भाई? बैठ जाओ बेटा। हाँ भाई अंशिका, आप बताओ बेटा, खड़े हो जाओ, बोलना सीखो। क्यों मर गया मेंढक? टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मेंढक मर गया। ये भी आंसर सही है। कोई और आंसर दे भाई। हाँ बेटा। हाँ भाई, वो सहन ही नहीं कर पाया तो बेचारे को लगा कि मर ही जाते हैं। सही है कि नहीं? ओके सिट डाउन। हाँ भाई, अभी +1 +2 से कोई बच्चा बताए। देवांशी, देखो मैं सबके नाम नहीं जानता और इसलिए एक आध बच्चे का नाम ध्यान है तो उसी से मुंह से निकल रहा है, लेकिन कोई भी बच्चा बता सकता है।
उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि वो और जिंदा रह पाए। वेरी गुड। एक लास्ट फाइनल बताएं लड़कों में से, +1 +2 में से बताएं बेटा, कोई भी बच्चा। खड़े हो जाओ बेटा, आप खड़े हो जाओ, आप थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हो। हाँ, वो सर इससे ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सकता था, उसने जितना संघर्ष हो सकता है उतना संघर्ष कर लिया अपनी जिंदगी। उसका संघर्ष भाई उतना ही था। बैठ जाएं। अब इसका बेस्ट आंसर जो मैं आप लोगों से चाह रहा था वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई बात है तो बोल दे। इसका जो सबसे बेहतरीन जवाब क्या है बेटा, वो क्यों मर गया? उसका सबसे मेन रीजन ये है कि जब पानी गर्म होना शुरू हुआ उसके पास एनर्जी थी और वो वहां से जंप लगा के बाहर आ सकता था। यानी कि सही समय पर सही निर्णय ना लेना उस मेंढक की मौत का असल कारण था। सही समय पर सही निर्णय ना लेना। ठीक उसी प्रकार से आप बच्चे हैं और जिस लाइफ के फेज में आप चल रहे हैं, अगर इस समय हम सही निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर हमारी मौत निश्चित है। मौत का मतलब क्या है कि जैसे जिंदगी हमें चाहिए वैसी जिंदगी हमें मिलेगी नहीं। तो इसलिए अभी आप लोगों में से छोटी क्लासेस की एक एक्टिविटीज मैंने देखी थी, उसमें लिखा था कि सोसाइटी हेल्पर्स, कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी थी। बच्चे उसमें कुछ डॉक्टर्स बने थे, कुछ उसमें पुलिस बने थे, तो उसमें कुछ आपके इंजीनियर बने थे, कुछ टीचर्स बने थे। तो वो जो सोसाइटी को सर्व करते हैं लोग, जिनसे पूरी सोसाइटी चलती है, और बच्चे जिनके जैसा बनना चाहते हैं, वहां से मेरे दिमाग में ये चीज आई कि चलो एक बार बच्चों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके मन में क्या है, और उनको बताते हैं कि उनके ये जो सपने हैं वो किस प्रकार से पूरे हो सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं अकेला बोलूंगा तो फिर ये जो कन्वर्सेशन है ये बोरिंग हो जाएगी। तो इसमें आपको शामिल होना बेहद जरूरी है। तो आप लोगों को मैं एक एक करके इस प्रकार से नहीं बोल सकता कि किसके लिए क्या करना है। आप में से बच्चे पूछेंगे मुझसे कि बड़ा होके आप क्या बनना चाहते हैं, उसका फिर मैं आंसर करूंगा। समझ आ रही है बात? हाँ। तो पहले 6th क्लास के बच्चे या कोई भी बच्चा कुछ भी जो बनना चाहता है थोड़ा सा बड़ा होके अपनी लाइफ के अंदर, जैसे आप छोटे बच्चे बने थे डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का तो पता भी नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर पूरी टीम है। अगर मैं कहीं थोड़ा बहुत कोई चीज़ मुझे नहीं आएगी तो हम इनसे पूछेंगे, हमारे टीचर साथी बैठे हैं। तो अभी आपका टर्न है, आप बोलेंगे और उसके जवाब हम देंगे। तैयार हो? हाँ भाई, बताएं बेटा, आप लोगों में से कोई भी बच्चा खड़ा हो और बताएं कि सर मैं ये बनना चाहता हूं। क्योंकि एक बच्चा जब बोलेगा ना कि मैं टीचर बनना चाहता हूं और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये समझना कि आप में से कम 20 बच्चों का वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। कोई इंजीनियर बोलेगा मैं इंजीनियर के बारे में बताऊंगा, तो आप में से 20-25 का वो क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार हम सबके क्वेश्चन क्लियर करते चलेंगे। कोई भी बच्चा स्टैंड अप भाई, खड़ा हो, बोले कि सर मैं ये चीज बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हाँ, क्लैपिंग करें भाई जोरदार इसके लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ बेटा बताएं। हाँ भाई, ये छोटी सी लड़की डॉक्टर बनना चाहती है। ये जो सेशन अभी यहाँ चल रहा है, ये सेशन लगभग हर स्कूल में मैं जहाँ भी गया हूँ साल में एक बार करते हैं। और इसमें हमेशा मैं 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों को जरूर शामिल करता हूँ। उसका कारण क्या है कि ये माहौल अच्छा बनाते हैं। अगर 9 से 12 के बच्चों से हम सवाल लेते हैं तो बड़ी मुश्किल से 4 बच्चे खड़े होते हैं, वो खड़े ही नहीं होते। लेकिन ये बिल्कुल प्योर हार्टेड बच्चे हैं और जो इनके मन में है वो पूछते हैं। अब डॉक्टर ये बनना चाहती है और ये क्वेश्चन किसके काम का आएगा? जो 9th से 12th के बच्चे हैं। समझ आ रही है? तो बेटा जितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं उतने पूछें, तभी हमारा यहाँ बैठने का जो मकसद है पूरा होगा। क्या नाम बेटा आपका? त्रिशिता। के लिए क्लैपिंग करें भाई। ओके, बैठ जाओ बेटा। तो जो डॉक्टर्स हैं बेटा, मेडिकल लाइन, इसके लिए आप सबसे पहले तो ये समझें कि तैयारी कब और कैसे और कहां से शुरू करते हैं बच्चे। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वहां तो आप देखेंगे 6th क्लास से भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कई पेरेंट्स जाते हैं आकाश में वीकेंड पे क्वेश्चन वो क्लासेस दिलवा रहे हैं बच्चों को। कई स्कूल छोड़ के एकेडमिक्स में बच्चे डाल रखे हैं। लेकिन असल तैयारी इसकी हम देखते हैं
9th से बच्चे शुरू करते हैं। जिन बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है वो बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बहुत एक्सपर्ट टीचर्स की देख रेख में 9th क्लास से तैयारी शुरू कर रहे हैं। 9th से लेकर 12th तक वो वहीं रहते हैं, उन्हीं की देख रेख में पढ़ते हैं, वहीं से एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। नीट एक एग्ज़ाम है और ये 720 नंबर का होता है बेटा। इसमें 720 में से 360 नंबर अकेले बायोलॉजी से आते हैं और बाकी 180 और 180 जो मार्क्स हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से आते हैं। सुनने में लग रहा होगा कि बायोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी हुई इसके लिए। बेसिकली ये तीनों क्या है बेटा? त्रिशिता साइंस। साइंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन जिसका फिजिक्स मजबूत होगा नीट उसी का क्रैक होगा। तो फिजिक्स पे आपको पूरा फोकस डालना है। जिसका फिजिक्स, क्योंकि डिफरेंस फिजिक्स ही पैदा करती है। केमिस्ट्री और बायो में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब वहाँ पर आप, कई बच्चे सोचते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी महंगी है, डॉक्टर्स बनने में करोड़ों लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो हमारे पास इस देश में एम्स जैसी संस्थाएं हैं जो इतनी कम फीस चार्ज लेती हैं, जितनी +2 की यहाँ फीस है 1 साल की, उतनी वहाँ आपकी 1 साल की वहाँ की फीस होती है। हॉस्टल फैसिलिटी, सारी चीज़ें मिलती है और सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे इंडिया में पैदा होते हैं इनसे। तो ऐसा कतई ना सोचें कि महंगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हम compete कैसे करेंगे। वहाँ काफ़ी महंगी कोचिंग्स वो बच्चे ले रहे हैं और हम यहाँ सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, तो उनके साथ compete कैसे हो। तो उनमें और हमारे में गवर्नमेंट ने एक चीज़ कॉमन की है कि सिलेबस सेम रहेगा, चाहे आप उसे 1000 बार पढ़ें या 2 बार पढ़ के ही अच्छे से समझ लें। न्यूटन का 3rd लॉ इस स्कूल में भी वही पढ़ाया जाएगा, किसी और स्कूल में भी वही पढ़ाया जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में वही रहेगा, सेम रहेगा। चाहे आप कोचिंग आकाश से लें, एलन से लें, कोटा से लें, सीकर से लें या हमारे विद्यालय से लें, आपका न्यूटन का 3rd लॉ नहीं बदलेगा। न्यूमेरिकल वही सेम उसी तरीके से आएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो उनकी इतनी सिलेक्शन और हमारी इतनी कम क्यों होती है? क्योंकि वो टाइम देते हैं, वो रिवीजन करते हैं, वो एक टॉपिक करते हैं, उसके 1000 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम यहाँ रिवीजन में उनसे पीछे रह जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, 18 घंटे घर रहते हैं और वो 24 के 24 घंटे स्कूल में रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने घर को ही स्कूल बना लें, एक कोना पकड़ लें बड़ा अच्छा सा और दिन रात उसमें एक कर दें। डाउट्स जितने हो सकते हैं उतने पूछें टीचर्स से। टीचर्स को क्लास में घुसते टाइम डर लगना चाहिए कि पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि ये सोचेंगे टोलू से बालक है जो मर्जी पढ़ा कर निकल लें। उनको किताबें खरीदवा दो। अगर आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस का तो एक ही तरीका है, मैक्सिमम डाउट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। क्यूरियोसिटी जो स्टूडेंट है उसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो इसके साथ अब नीट हो गया आपका, एमबीबीएस डॉक्टर उसमें बनते हैं। इसके अलावा मान लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो हमारे पास वेटरनरी सर्जन का एक ऑप्शन होता है, वो भी हमारा मेडिकल साइंस से ही होता है। वीएलडीए का अलग से ऑप्शन होता है। इसके अलावा हमारे पास अगर आपका एमबीबीएस में रैंक थोड़ा डाउन आता है तो बीएएमएस का ऑप्शन होता है, बीडीएस का भी ऑप्शन होता है, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर होते हैं। अगर हम मेडिकल लेके बहुत लंबी दूरी तय नहीं करना चाहते तो +2 बेस पे हम फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स भी हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेडिकल ब्रांच बहुत बड़ा है, इसमें आप नाकामयाब नहीं होंगे। क्लियर हुआ भाई? ये कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? ये हर जगह से हो सकते हैं। अब तो हमारे कैथल में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जब तक आपकी बारी आएगी त्रिशा तब तक बन जाएगा बेटा। सही है? हाँ यस सर, बहुत बढ़िया भाई। डॉक्टर्स का डाउट क्लियर हो गया भाई? हाँ आगे बढ़े भाई, वेरी गुड। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे बड़ा सोच रहे हैं, नहीं तो कई जगह तो सोचते भी छोटा है बच्चे। डॉक्टर से हमने शुरुआत की है। आगे बताएं बेटा, और कोई बच्चा क्या बनना चाहता है? खड़े हुआ करो बेटा, सवाल इतने आने चाहिए कि मैं सोचूं कि ये कहां फंस गई। मैं तो 10 सवाल सोच के आया था, 25, 30, 100 आएंगे। पूछें बेटा, आप खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो। इंजीनियर भाई क्लैपिंग करें। क्या नाम है बेटा आपका? दक्ष। ओके वेरी गुड भाई। तो बैठे बेटा। तो इंजीनियर कैसे बने
यहां पर हमें सेम स्ट्रेटजी अपनानी है। थोड़ा सा डिफरेंस यहां ये डालना है कि हम बायोलॉजी में जहां वहां 360 की बात कर रहे थे, यहां उसकी जगह मैथ आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। अब डिपेंड करता है कि हम कहां से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हर एक कोर्स के बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं जहां उनकी वैल्यू है, और हर एक कोर्स को करने के लिए दुकानें भी हैं। हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इंजीनियर किए हुए बच्चे हमने ये भी देखे हैं कि ग्रुप डी में भी भर्ती हो रहे हैं, और हमने वो भी देखे हैं जो करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं। सेम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। जो IITians हमारे जो होते हैं, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें वो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं सारे, देखिए ना बेटा। हाँ, तो अगर आप IIT वहां से बॉम्बे से करते हैं, खड़गपुर से करते हैं, रुड़की से लेकिन अगर आप यहाँ किसी लोकल कॉलेज से करते हैं तो फिर आपको 10, 12, 15 हज़ार की भी शायद नौकरी ना मिले। इसलिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, बेस्ट के लिए जाना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ओलंपिक गेम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो तीरंदाज होता है वो हमेशा क्या करता है, जहां उसको निशाना लगाना है उससे थोड़ा सा ऊपर वो क्या करता है, अपना निशाना साधता है। कारण क्या है कि तीर जब तक अपने निशाने पे जाएगा तो ग्रेविटी उसको थोड़ा नीचे ले लेगी। तो एम हमेशा आपने बड़ा रखना है। बाकी तो जितना हम में कैलिबर होगा, जितना परमात्मा चाहेगा उतना हमें मिलना ही है। लेकिन अगर हम सोचेंगे ही छोटा तो फिर हमें मिलेगा क्या। एक बार मैं अपने फर्स्ट स्कूल में चौसाला था, वहाँ आर्ट्स के बच्चे थे और हम कहीं बाहर गए थे SCRT वगैरह में ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ जो गाड़ी चला रहा था लड़का, उसने मतलब किराए की गाड़ी लेके गए थे हम। तो जब मैं और वो रह गए दोनों, तो उसने बोला कि सर मैं भी बड़ा इंटेलिजेंट था, फिर मैंने आर्ट्स ले ली। और फिर आपने मेरे आर्ट्स में तो क्या कर सका कोई, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। उस दिन मैंने सोचा कि आर्ट्स वाले बच्चों को ज़रूर मैं ये बताऊं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, आर्ट्स में क्या क्या स्कोप है। आर्ट्स में दुनिया भर के स्कोप है, लेकिन जब आप मन से मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते या आपके पास स्कोप कम है, समस्या तब आती है। अब यहीं पे मैं एक छोटी सी स्टोरी और कोट करता हूँ। लगभग हर स्कूल में मेरे जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं ये स्टोरी उनको पता है। आपने कभी मुर्गी का और चील के अंडे की कहानी सुनी है? सुनी है भाई? तन्नू मंजू सुनी है? ओके, सुनी होगी मेरे मुंह से आप लोगों ने। तो होता क्या है, रिलेट करना अपने साथ। एक चील होती है बेटा, क्या होती है? वो अंडा देती है और उसका अंडा क्या होता है, मुर्गी के अंडों में मिक्स हो जाता है। जैसे ही मुर्गी के अंडों में मिक्स होता है तो मुर्गी क्या कर रही है, सारे अंडों को एक साथ सेती है और उसके अंदर से जो बच्चे निकलते हैं उनमें एक चील का बच्चा निकलता है और बाकी सारे मुर्गी के। लेकिन वो चील का बच्चा हर टाइम किसके साथ है? मुर्गी के साथ है। तो मुर्गी के साथ होने की वजह से यहां दो स्थितियां पैदा होती हैं। पहली स्थिति क्या है कि वो बच्चा क्या करता है, मुर्गी के बच्चों की तरह ही उसकी परवरिश हो रही होती है। अब जैसे परवरिश हो रही है उसका व्यवहार वैसा ही होता है। और एक दिन ऊपर उड़ती हुई एक चील को देख के वो अपनी मम्मी यानी कि मुर्गी से पूछता है कि ये कौन सा पक्षी है। तो उसकी मम्मी मुर्गी बोलती है, बेटा ये तो चील है, हम तो मुर्गी हैं, हम नहीं उड़ सकते इतना। तो वो बच्चा जितना मुर्गी के बच्चे उड़ते थे उतना ही उड़ता है, उन्हीं की तरह से खाना खाता है और जिंदगी गुजारते हुए मर जाता है। ठीक वैसे ही दूसरी स्थिति में क्या होता है, वही बच्चा, उसको कोई बताता है कि आप तो चील हो, आप मुर्गी की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हो, अपने पंखों को देखिए, उस चील के साथ मैच होते हैं, आपकी गर्दन भी उसके जैसी है। तो वो बच्चा पूरी हिम्मत करके अपने पंख फैलाता है और एकदम से छलांग लगाता है और वो पूरे आसमान में उड़ता है, पूरे आसमान में राज करता है। ठीक इसी प्रकार से आप सभी हैं तो चील के अंडे, चील के बच्चे जो दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हम नाकामयाब लोगों के पास ज्यादा रहते हैं। हमारी जो आसपास की लाइफ है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मतलब छोटी मोटी नौकरी पे काम कर रहा है, सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारी भी दुनिया इतनी ही है, जबकि उनको अगर सही तरीके से बताया जाता या जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है तो वो भी दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। इससे मैं ये नहीं बोल रहा कि सामान्य जिंदगी
सही नहीं है, लेकिन जब हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, तो हमें पहले उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। मैं जो ये लेक्चर ले रहा हूं इसका मकसद सिर्फ ये है कि जैसे मान लो कि दिवाली के पटाखे देखे हैं आपने, सुतली बम देखा है आपने? हाँ, तो वो दुकान में रखे रहते हैं, कभी फटते हैं क्या? उनको आग लगानी पड़ती है कि नहीं? तो उनको भी चिंगारी देनी पड़ती है, तब वो फटते हैं, और तब वो रोशनी भी पैदा करते हैं, साउंड भी पैदा करते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जिस तरीके से एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ जहाज जो है, ठीक है ना, वो खुद से चल के रनवे पे नहीं जाता, एक ट्रैक्टर लेके जाता है उसको, और उसके बाद जब उसको रनवे दिखाया जाता है तब वो दौड़ लगाता है और फिर उड़ जाता है। तो हम टीचर्स आपको कोशिश कर रहे हैं वो चिंगारी देने की कि आपके अंदर एनर्जी बहुत है, उसे पहचाने और अपनी मंजिल को पाए। समझ आ रही है बातें? पक्की बात? ओके, अभी और कोई क्वेश्चन पूछें बेटा? शाबाश, साइंस वालों के तो 2 हो गए। क्लैपिंग करें भाई, बैठ जाओ बेटा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि हमारे बच्चे अच्छे सपने देख रहे हैं, इन्होंने अपने लक्ष्य अच्छे लिए हैं, बड़े लिए हैं। तो एनडीए का जैसे इसने नाम लिया, तो एनडीए में हमारे पास चांस सबसे पहले मिलता है हमें +2 के बाद पीसीएम। और इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भी साथ में रीजनिंग और इंग्लिश ऐड करनी पड़ेगी, और साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। ये 16.5 से 18.5 साल तक के बच्चे दे सकते हैं, 18.5 या 19.5। इसके बाद इसको चांस नहीं मिलते। पेपर में सारी चीजें आती हैं, उसके बाद 5-6 दिन का आपका एसएसबी का टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर आपकी मेडिकल होती है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। देहरादून में आप ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं, और फौज में आप क्या बनते हैं? फिर सीधे लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं। और फौज में लेफ्टिनेंट का मतलब है एक तरीके से राजशाही, देश के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, वहां बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चों को इतनी कम उम्र में चीजों का पता नहीं होता, तो गवर्नमेंट उनको एक और चांस देती है। वो चांस देती है सीडीएस के माध्यम से, जो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। सीडीएस का एग्जाम का जो लेवल है कठिनता का, वो एनडीए के मुकाबले थोड़ा कम होता है। अगर आप सीडीएस करते हैं तब भी आप लेफ्टिनेंट भर्ती हो सकते हैं। अब जैसे यहां मैं सेना के सारी ही चीजें क्लियर कर देता हूं, इस लड़की ने बोला एनडीए, तो हम क्या करते हैं, कई बार अपने आप को सस्ते भावों में बेच देते हैं। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही 10वीं की 12वीं की, उसके बाद रनिंग शुरू कर दी, भाई फौज में लगना, फौज में लगना। लेकिन फौज में भी बेटा कई कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है वाटर कैरियर, जिसके अंदर क्या होता है कि फौज के अंदर देखो खुद के धोबी होते हैं, खुद के बार्बर होते हैं, खुद के मोची होते हैं, खुद के कुक होते हैं, तो वहां पर बच्चा एंट्री करता है। दूसरा होता है जनरल ड्यूटी, जहां सिपाही के पद पे वो एंट्री करता है। अभी तो अग्निवीर ने ले लिया उसकी जगह, तो बच्चों में क्रेज थोड़ा कम हो गया। तीसरा होता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जहां क्लैरिकल का काम करता है। और उसके बाद होता है ऑफिसर रैंक। तो जितना आप ज्यादा मेहनत करेंगे, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अचीवमेंट उतनी बड़ी होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि मुझे किस रैंक से एंट्री करनी है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, 10वीं के बाद 12वीं के बाद डायरेक्ट जाते हैं, वहां वो सिपाही बन गया, और जब वहां ऑफिसर आता है उससे भी कम एज का, फिर उसको ये लगता है कि यार मैं तो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, इसको तो कम आता है मुझसे। कई जगह पे ऐसा फील होता है, मैं सिपाही रह गया, ये ऑफिसर बन गया। तो सबसे पहले आपने ऑफिसर के लिए ट्राई करना है। इसी के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जिसमें आती है बीएसएफ आती है, एसएसबी आती है, सीआईएसएफ आती है, आईटीबीपी आती है, और सीआरपीएफ आती है। ये 500 जो फोर्सेज हैं, ये भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं। इनमें एंट्री के लिए आपके पास सेम यही तरीके हैं, लेकिन 2 चीजें और हैं जो आपको बड़ी इजीली ऑफिसर बनाती हैं। एक एसएससी सीपीओ है, जिसमें सब इंस्पेक्टर लगते हैं, और एक आपकी है सीएपीएफ, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। इसमें 125 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अंदर आपकी सारी की सारी चीजें आएंगी जो आप पढ़ते हैं। आर्ट्स वाले कान खोल के सुनिए, जिनको लगता है हम क्या करें। इसमें आपका सिर्फ 10 नंबर का मैथ और 10 नंबर की रीजनिंग, मतलब टोटल 15 नंबर का ही मैथ रीजनिंग आती है, जिनसे आर्ट्स के बच्चे बचना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है, हिस्ट्री आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ 10वीं तक की साइंस आती है। 125 नंबर का ये पेपर हुआ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, 250 नंबर का हो गया। उसके बाद इंग्लिश आएगी भाई 200 नंबर की। 200 नंबर की इंग्लिश में आपका प्रेसिस, एसे और कुछ पोर्शन आपका अनसीन पैसेज, और उसके बाद ग्रामर का आएगा।
200 नंबर का ये क्रैक किया, उसके बाद 200 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी कि टोटल 400 का रिटर्न होगा और आपको फर्स्ट क्लास जॉब मिलेगी असिस्टेंट कमांडेंट की। किसकी? असिस्टेंट कमांडेंट की। और ये दोनों एग्जाम हमारे जो स्कूल के एमडी सर हैं वीरेंद्र जी ने भी क्लियर किया हुआ है और मैंने भी क्लियर किया हुआ है। एग्जाम काफी अच्छा आता है। ओके, एग्जाम बहुत बेहतरीन आता है। अगर 125 में से आपके 40 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है जैसे यहाँ 10वीं में 9वीं में मारा मारी होती है, 98 आ जाओ, 97 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मार्क्स जो हैं आपको एक बार खुशी देते हैं, लेकिन उसके बाद आपका कंसेप्ट ही काम आता है। आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है। अब देखो 125 में से 40-45 नंबर लेके आप इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हो, समझ रहे हो? क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन पेपर बनाते हैं यूपीएससी वाले। तो ये जो एग्जाम्स हैं ये आर्ट्स वालों के लिए बहुत मतलब स्वर्ग के द्वार हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम है, तो इन पे आप फोकस करें। और पूछें बेटा, पूछें शाबाश, बोले, क्वेश्चन रुकने नहीं चाहिए भाई। नेवी का बेटा सेम प्रोसीजर है। जब आपको रैंकिंग मिलती है ना यहाँ पे ऑफिसर में, जो ये एग्जाम देते हैं, तो आप वहाँ प्रेफरेंस भरते हैं, ठीक है ना, प्रेफरेंस भरते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफिशियल लाइन मिलती है कि भाई आप नेवी सेलेक्ट करते हो, एयरफोर्स सेलेक्ट करते हो या आर्मी सेलेक्ट करते हो, ठीक है? ओके, और बताएं भाई। खड़े हो बेटा, ये छोटी सी चश्मे वाली लड़की। हाँ, बिजनेस भाई, क्लैपिंग करें भाई। देखो एक चीज समझ लें बेटा, यहां से उठने के बाद ये मन में नहीं रहना चाहिए कि मैं पूछने तो होया था फिर मैंने यूं सोचा रहने दे, ठीक है ना? आप लोगों के लिए ही मैं यहां खड़ा हूं और ये सारे साथी बैठे हैं, ठीक है? अब यहां पर बिजनेस है। मुझे अपने बच्चे याद आ गए किठाना स्कूल के, मैं ऐसे ही बात कर रहा था, मैंने बोला हाँ भाई तुम बताओ। बोला जी हम नौकरी को नहीं करते, हम तो नौकरी देवांगे, ठीक है ना? मैं बोला कैसे देंगे भाई? बिजनेस के लिए बेटा सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक बेहतरीन आइडिया आपके पास होना चाहिए। बेहतरीन आइडिया आपके पास होना चाहिए कि भाई ये लोगों की समस्या है और मैं इसका ये सॉल्यूशन दे सकता हूं। वो सबसे बेहतरीन बिजनेस होते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक दो एग्जांपल हैं दिमाग में बिजनेस के। अब जैसे पहले क्या होता था, बैग आते थे जो ये अपने मामे कोथली का नहीं लेगा सिर पदर का लिया करते, है ना? बड़े बड़े बैग आते थे, तो वो बैग उठा के लेके जाने में लेके आने में इतनी ज्यादा कठिनाई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। किसी के दिमाग में आया कि उसमें छोटे छोटे टायर लगा दें। अब टायर वाले बैग देखे ना आपने, ट्रॉली बैग, तो दुनिया भर में वही चल रहे हैं। एक सीईओ ने इंटरव्यू रखे कि टूथपेस्ट की सेल बढ़ानी है और जल्दी जल्दी भाई लोग इंटरव्यू के लिए आए, एक से एक धुरंधर आए, पता नहीं कितने आइडियाज दिए। एक और गया छोटू सा बच्चा अमीशा जैसा, चश्मे लगा के, बोले इसमें क्या है, बढ़ा देंगे सेल। बोला कितना खर्चा आएगा? बोला 0, कोई खर्चा नहीं आएगा, सेल बढ़ेगी आपकी। बोला कैसे? बोला आपने क्या करना है, जो टूथपेस्ट होती है ना उसका जो ओपनिंग है उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा दें आप। आदमी ने तो उतना ही जोर लगा के प्रेस करना है। समझ में आ रही है? पहले इतनी सी पेस्ट आती थी, अब उसमें से इतनी निकलेगी और वो रगड़ेंगे ऐसे ही। उसकी टूथपेस्ट 1 महीने से 25 दिन में खत्म हो जाएगी, 20 दिन में खत्म हो जाएगी, खरीदनी उसने फिर भी है। तो कितने बेहतरीन आइडियाज थे उनके, कोई पैसा नहीं लगा, बिजनेस बढ़ गया उसका। तो हमारे पास जो बच्चे थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के हम बच्चे हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है और उन्हें बिजनेस करना ही है, तो किठाना स्कूल के 2-3 बच्चों ने मुझे आइडियाज दिए थे, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे खेत में मेरे पास ज्यादा जमीन है नहीं, 1-1.5 डबड़ी है, उसमें मैं करूंगा। और वो बिजनेस ने क्या बोला कि मैं प्लास्टिक को रिसाइकल करने की एक छोटी सी फैक्ट्री लगाऊंगा, मैंने जानकारी हासिल कर ली है। मैं बोला इतना प्लास्टिक कहाँ से लाएगा? बोला कुछ नहीं है, दारू पीने वाले इकट्ठा करते फिरे जाए, एक पौवा में पूरा 1.5 ला देंगे। मतलब छोटे लेवल पे जो बच्चा सोच सकता है उस तरीके से उसने सोचा। मैं कहा फिर आप? बोला बना देंगे, उसके ग्लास ग्लूस कुछ भी बना देंगे, बिक जाएंगे आराम से, उसके बाद जैसे बिजनेस में घुसेंगे आगे आइडियाज आएंगे। मैं कहा ठीक है। फिर एक और बच्चे ने मुझे आइडिया बताया कि सर गांव में औरतें अभी जो
न्यूली मैरिड आ रही हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या गोबर से है, और गोबर के बिना हरियाणा चल नहीं सकता। मैं कहा बोलो फिर। बोले एक टूटा हुआ ट्रैक्टर ट्रैली खरीद लेंगे, 1 रुपया किलो भी देना पड़ा तो गोबर इकट्ठा करांगे। फिर मैं कहा फिर खेत में डालेंगे। मैं कहा फिर कुछ नहीं करना, केंच में लगा देंगे। ना वो तनख्वाह लेते हैं, ना उनकी कोई डिमांड होती है, ना रूठते हैं, ना मानते हैं, और वो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करेंगे। यानी कि गोबर से उसने ब्लैक गोल्ड बनाने का बड़ा सुंदर तरीका मुझे बताया। बोले इसमें लगता कुछ नहीं है, गोबर से खाद बनाएंगे, बेचना शुरू करेंगे, चल निकला तो ठीक है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो जीरो है। तो बिजनेस का मतलब क्या है बेटा, कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। अब आइडिया सबके अपने अपने हो सकते हैं कि नहीं? ओके, नेक्स्ट बढ़े भाई, आगे बढ़े, बोले। कोई टीचर नहीं बनना चाहता? एक भी नहीं? इतने खराब टीचर्स हैं कि हमारे यहां। बताएं भाई, टीचर कौन बनना चाहता है? एक बार हाथ खड़ा करें। ये तो समस्या है प्रिंसिपल साहब। हाँ भाई, प्रिंसिपल की लाइफ अच्छी नहीं है क्या? टीचर की लाइफ अच्छी नहीं है? चलो कोई बात नहीं, और कोई बताए। कमाल कर दिया भाई बच्चों ने, क्लैपिंग करें भाई। ओके, यहां एक बेहतरीन सवाल आया है। इस सवाल के माध्यम से कई सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। IAS ऑफिसर लगभग हर बच्चे का ड्रीम जॉब है, जो थोड़ा सा अवेयर है पढ़ाई के प्रति और सोसाइटी के प्रति। IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और सबसे पहले तो चाहे आप कोई भी जॉब चुन रहे हैं, आप वो जॉब क्यों चुन रहे हैं इसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप समझ रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे एक साथी हैं स्कूल में वहां चौसाड़ा, एक बार मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने बोला कि यार टीचिंग की जॉब में मजा नहीं है। मैं बोला अच्छा? बोला मैं चाहता हूं कुछ ऐसा हो कि मैं सवेरे 10 बजे सो के उठूं, तब भी कोई उठाने वाला ना हो। मैं कहा अच्छा, और जैसे ही उठूं बिल्कुल ऐसे ना, वो बोलते हैं मौसमी और संतरे का जूस मेरे लिए लेके आए कोई। मैं बोला तथास्तु, मिल जाएगा भाई, आगे बढ़ो। बोला फिर मेरा बाथरूम होना चाहिए इतना बड़ा जितना यहाँ स्कूल का कमरा है। मैं कहा ठीक है। बोले उसमें फुहारे पूरे गर्म पानी, ठंडे पानी, गुलाब जल के टब रहे हूँ। मैं कहा तथास्तु, मिल जाएगा। फिर उसने बोला कि फिर अगर मेरा मूड बने तो मैं ऑफिस जाऊं। मैं कहा तथास्तु। बोला गाड़ी ऐसे खुलनी चाहिए टक करके, फिर मैं बड़े स्टाइल से अंदर जाऊं। मैं कहा ठीक है। 4-5 जय हिंद करने वाले होने चाहिए। मैं कहा ये भी ठीक है भाई, तथास्तु। फिर उसने बोला कि मैं ऑफिस में जाऊं, बड़ी सी LED चलाऊं, मूड बने तो कुछ करूं, नहीं तो 2-4 डांट मारूं, वापस आ जाऊं, वहां टीवी टावी देख लूं। मैं कहा तथास्तु, ये भी हो जाएगा। फिर उसने बोला कि उसके बाद मैं वापस आऊं तो उसके बाद मेरे लिए सूप वगैरह तैयार होना चाहिए। मैं कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपना आराम से सोऊं या फिल्म देखूं, अगले दिन फिर मेरा ऐसा ही होना चाहिए। मैं बोला तथास्तु। बोला तथास्तु तो ठीक है, होगा कैसे? मैं कहा अभी बताता हूं। फिर मैंने उसको बताना शुरू किया कि ठीक है भाई, 3-4 साल लगाओ अच्छे से, या 1 साल में भी कर लो अगर आपके अंदर कैलिबर है ना। बोले 1 के साल में कर दें, बता करना क्या है। मैं बोला 2 पेपर होंगे, प्री, CSET और इंग्लिश, 300 नंबर के, 600 नंबर का हो गया। बोला हाँ जी। मैं कहा अगर ये पास हो गया तो उसके बाद 7 पेपर होंगे 250 नंबर के, जिसमें एक ऐसे होगा, बाकी GS होगा। साथ में जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है वो भी आपको दे दिया। ठीक है, मान लो आपकी कॉमर्स अच्छी है, मान लो आपकी हिस्ट्री अच्छी है, बॉटनी जूलॉजी अच्छी है, एक उसका ले लिया। 1750 का हो गया। बोला है? मैं कहा हाँ। बोले और किस चीज़ के होंगे? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जितना आपको, एथिकल, इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सब कुछ पूछेंगे। बोला अच्छा। उसका हौसला थोड़ा डाउन हो गया। मैं बोला उसके बाद 275 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। बोला है? टोटल पेपर 2025 का। बोला फिर? मैं कहा फिर क्या, IAS बन जाएगा या IPS बन जाएगा, उसके बाद ये सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। फिर उसने बोला टीचर भी अच्छा है यार समझ रहे हो?
तो कहने का मतलब ये है, जो चीज हम चाहते हैं उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी बेटा। अगर आपको लगता है कि लाइफ इतनी इजी है और सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी तो मुश्किल होगा। आप एक सिंगल सांस लंबी सी खींच के बिना उसे छोड़े दूसरी सांस लेके दिखाएं, कोशिश करें। लंबी सांस लें, अब छोड़ने नहीं है, दूसरी लें। आएगी क्या? एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस आपको छोड़नी पड़ेगी। ये जो पेड़ पौधे हैं ये फ्री में आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, बदले में हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सीधी और स्पष्ट बात है, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो मसला आपका है कि आप चुकाते हैं कि नहीं। लाइफ में जो कुछ भी आप बनते हैं वो सब कुछ आपके सिलेक्शन प्रोसीजर पर निर्भर करता है। आपको हर मोड़ पे ऑप्शन मिलेंगे, आप उस 2 ऑप्शन में से जो चूज करेंगे फाइनल वही बनेंगे। सुबह उठते हैं 4 बजे, उठते हैं 4 बजे, ऑप्शन तो है 4 बजे उठने का, लेकिन हम नहीं उठते, ठीक है ना। उसके बाद है स्कूल आने का, जो आते हैं दूसरे के पास है नहीं आने का ऑप्शन। उसके बाद है मन लगा के क्लास में पढ़ने का ऑप्शन, तो दोनों मिले ना, या तो टीचर की बातें फोकस होके सुन ले, दूसरा ऑप्शन तो है ही इधर उधर ताक झांक करते रहें, हंसते रहें। उसके बाद फिर ऑप्शन मिला घर जाके आराम से स्टडी करने का, या फिर बाहर बुग्गी पे बैठकर यूट्यूब या इंस्टाग्राम देखने का। समझ रहे हो बात? शाम को ऑप्शन मिला कि 7:30 बजे खाना खा के पढ़ने बैठ जाएं, 12 बजे तक पढ़े, या आराम से यूट्यूब इंस्टाग्राम पे किसी के साथ बातचीत करते हुए सो जाए। यानी कि आपने जो चूज किया लाइफ ने वही आपको वापस दे दिया। कोई भी आदमी मोटा है तो उसका कारण यही है कि उसने कैसा खाना चूज किया, कैसा हेल्दी लाइफस्टाइल चूज किया या नहीं किया। कोई बीमार है तो उसने भी कुछ ना कुछ चूज किया है, गलत खाना, ठीक है ना। और बिना प्लानिंग के, ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी है यहां, ठीक है ना, प्लान विदाउट गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन आपने डिफाइन नहीं किया कब तक बनना चाहते हैं, टाइम पीरियड नहीं लिया। अब कोई मोटा है पतला होना चाहता है लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं 3 महीने में पतला हो जाऊंगा, या कोई बहुत पतला है सोचे मैं मोटा हो जाऊं अगले 3 महीने में हो जाऊंगा, तो हो सकता है। लेकिन अगर सोचा, बस सोच लिया, तो वो इच्छाएं हैं और इच्छाएं किसी की पूर्ति होती नहीं है। तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, दाम देने पड़ेंगे, उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ें। और कोई बच्चा भाई बोलो, शाबाश। अभी तो आधे क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, बोलें बोलें, शाबाश। सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? पूछें बेटा। आर्मी बेटा अभी मैंने आपको बताया था सारा, ठीक है ना। फिर से बता देता हूं, आपको जैसे ही +2 पास करेंगे आप एनडीए का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस का एग्जाम दे देंगे, ठीक है, बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। कटिंग तेरी आर्मी जैसी अभी है, बैठ जा, शाबाश। और बोले भाई, वकील भाई, वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग करें। वकील के लिए भाई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप या तो +2 करके 5 साल की एलएलबी करें, पीयूसी करें या डीयूसी करें, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वही है, या फिर आप ग्रेजुएशन करके 3 साल की एलएलबी करें। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है बार काउंसिल का कि आप वकील बन गए हैं। अगर आप वकील बनने के बाद सोचते हैं कि चलो थोड़ा और देखते हैं, तो एलएलएम करें। उसके बाद या तो आप प्रोफेसर बन जाएं जो वकील्स को पढ़ाता है, या आप जज जो होते हैं उसका भी एग्जाम दे सकते हैं। जब भी जजेस का पेपर होता है हमेशा सीट वैकेंट रहती है, तो ये अच्छे ऑप्शन है। अगर आप हाजिर जवाब हैं, बोलने में सक्षम हैं और बहुत अच्छी आपकी मेमोरी है, तो वकील बहुत बेहतरीन है, वेरी गुड। और बोले भाई, बोलना सिखाओ साहब इनको, कितनी सारी चीजें बची हैं अभी तो। बोले बोले, शाबाश बेटा, इधर उधर ना देखें। आईपीएस बेटा जो मैंने यूपीएससी में बताया, आईएएस, उसके बाद आईपीएस होता है, उसके बाद आपका आईएफएस होता है, आईआरएस होता है, जो दूसरे देशों में जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे राजदूत भी बोलते हैं,
वो भी इसी एग्जाम में आता है, ये जो 2025 का एग्जाम मैंने आपको बताया। रैंक आपको मिलता है उसी के अकॉर्डिंग। चलो मैं आपको यहां से पुलिस का और बता देता हूं, आईपीएस की बात आई है तो पुलिस में एंट्री के भी वही तरीके हैं बेटा। पहला आपका सबसे छोटा तरीका यही है कि भाई आप वाटर कैरियर में जा सकते हैं, क्योंकि उनके भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं तो सारी चीजें खुद की होती हैं। दूसरा सामान्य सिपाही होते हैं। तीसरा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर होते हैं और डीएसपी होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एसएससी होती है वो ये पेपर कंडक्ट करते हैं, उनके माध्यम से जा सकते हैं। और आप डायरेक्ट एसपी आईपीएस भर्ती हो सकते हैं, वो यूपीएससी के माध्यम से हो सकते हैं। तो सिपाही का मतलब, पुलिस का मतलब सिर्फ ये ना समझें कि सिपाही है, आर्मी का मतलब सिर्फ ये ना सोचें कि भाई कांस्टेबल हैं। और इसी प्रकार टीचर का भी मैं लगे हाथ बता देता हूं आपको, बेशक आप लोग इंटरेस्ट ले ना लें टीचिंग में, बट टीचर भी कई तरीके के होते हैं बेटा। जैसे एक तो होते हैं एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, उसके बाद आपका बीएड टीचर्स होते हैं, जेबीटी टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। हर स्टेट अपने तरीके से एग्जाम लेती है, लेकिन मैं स्टेट की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ काफी समस्याएं हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है भर्ती का। लेकिन केवीएस और एनवीएस दो ऐसी चीजें हैं जहां रेगुलर भर्ती आती हैं। वहां पर आपको एमए करनी पड़ेगी, एमएससी करनी पड़ेगी। उसके बाद एग्जाम होता है आपका केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय का। जैसे अभी इंटीग्रेटेड बीएड भी चल रही है, +2 के बाद आप इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं ताकि आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएं। उनका एक एग्जाम होता है, जैसे यहाँ एचटेट होता है, वहां उनका सीईटी का एग्जाम, सीटेट एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो वो क्लियर करेंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अच्छा सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, यूजीसी नेट क्लियर करते हैं, वहां जेआरएफ आपको मिलती है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, 5 साल की पीएचडी करते टाइम गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है 30-35 हजार। आपने पीएचडी कर ली तब भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज में। अगर आप थोड़ा और ज्यादा अच्छे दिमाग है आपका, साइंस का मजा लूटना चाहते हैं, तो फिर आप पीएचडी के बाद पीडीएफ भी कर सकते हैं। जो बाहर यूनिवर्सिटीज होती हैं फॉरेन के अंदर, विदेशों के अंदर से पीडीएफ पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कर सकते हैं। वहां की गवर्नमेंट आपको बड़े अच्छे पैकेज देती है, बड़ी रेस्पेक्टेड लाइफ देती है। उसके बाद आप या तो वहां सेटल हो सकते हैं या फिर अपने देश में आ सकते हैं। जैसे हमारे कलाम जी आए थे अपने देश की सेवा करने के लिए। तो फिर हमारे पास काफी सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं, जैसे टिफर है आपका, इमटेक है आपका। तो इसी प्रकार के जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको बहुत बेहतरीन मौके देते हैं। तो टीचिंग को आप इतना हल्के में ना लें, टीचर से बेहतर कोई नहीं होता, ठीक है ना। टीचर उस सड़क की तरह है जो एक जगह रह के सबको अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं। तो आपको ये ना लगे कि टीचर्स को आपको मतलब ये दिखता है एक सामान्य सा आदमी है जो आपके आसपास रहता है, ना इसकी हम सुनते हैं, ठीक है ना कोई और सुनता होगा। लेकिन जो इनकी सुनते हैं वो एक से एक बेहतरीन जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो टीचर आपके दूसरे माँ बाप हैं, इनकी रिस्पेक्ट करें। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो आपकी खुशी पे खुश हो सकते हैं। There are only 2 people who cares to correct your mistake. First one is parents, second one is your teachers. Rest of the world punishes you for your mistakes. बाकी हर जगह आप अगर गलती करेंगे तो आपको पुलिस वाले सजा देंगे या दुनिया वाले सजा देंगे। यहां आपको प्यार से समझाया जाएगा, गलतियां करोगे उनको ठीक किया जाएगा। टीचर्स ही हैं जो आपको ड्रेस पहनाना सिखाते हैं, आपको हेयर कट के बारे में बताते हैं, टूथपेस्ट से लेके रुमाल तक हर चीज आपकी वो करते हैं। उसके बाद आपको कलम पकड़ के लिखना सिखाते हैं। अपना नाम तक आप लिख नहीं पाते टीचर की मदद से, बाकी तो लाइफ में करेंगे क्या। तो टीचर सबसे बेहतरीन है, जो मतलब एक तरीके से जननी है सभी प्रोफेशंस की। तो टीचर को हल्के में ना लें। और बेहतरीन टीचर्स जो होंगे, आप जैसा यूथ जब आएगा तभी नेशन बेहतरीन होगा। अगर अच्छे माइंड टीचिंग में नहीं आएंगे तो फिर देश का बुरा हाल होना निश्चित है। तो सबसे बेहतरीन जो एक किसी महापुरुष ने बोला था कि जिस प्रकार से ये बनाए गए आईएएस आईपीएस जैसी चीजें बनाई गई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने बोला, उस टाइम बोला कि एक आईटीएस भी बनाना चाहिए था। आईएएस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, आईपीएस जैसे पुलिस सर्विसेज होती हैं, एक टीचर सर्विसेज का कमीशन होना चाहिए था। और टीचिंग के अंदर सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे ब्रिलियंट लोगों को लेना चाहिए था और उनको सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी जो एक आईएएस अधिकारी को मिलती है, अगर देश को
आगे तक लेके जाना है तो। और जो विकसित देश हैं उनमें जो वीवीआईपी जो लोग होते हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है टीचर्स को। एक एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, जर्मनी या जापान का था, तो वहां एक केस किया गया जज के पास कि ये जो टीचर हैं ये 6 घंटे जॉब करते हैं और हम 24 घंटे जॉब करते हैं, हमारी सैलरी इनसे ज्यादा होनी चाहिए। एक आईपीएस ने केस किया, तो जज ने बोला जिसने आपको बनाया है आप उससे ज्यादा लेने की सोच कैसे सकते हैं? आपको बनाया ही इस इंसान ने है और आप इसको क्रॉस करने की सोच रहे हैं। बात पैसे की नहीं है, बात रिस्पेक्ट की है। आज भी टीचर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे समाज में है, तो इस पेशे की तरफ भी आप अग्रसर हों। और सबसे पहली तो चीज ये है कि नॉलेज एक्वायर करें, कोई भी जो चीज आप बनना चाहते हैं और उसके पीछे आप लग जाएं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, वो चीज आपको मिलेगी पक्का मिलेगी। और बताएं बेटा, अब कुछ साथी ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो सारी पढ़ने वाली बातें होगी, कुछ हमारा भी सुधार करो, जो नहीं पढ़ना चाहते, जो सिर्फ आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है भाई, ना तो इंग्लिश आंदी हमने, ना मैथ आंदा, ना साइंस आंदी, और 1 घंटा हो गया हमारा तो जिक्रो नहीं आ रहा, हम तो बोर हो लिए हैं क्या? ऐसे बोलो बोलो, हैं भाई ऐसे भी? हाँ जी प्रिंसिपल साहब हैं अपने साथी ऐसे। तो अभी जो बातचीत करेंगे बेटा हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है? अब हम उनकी बात करेंगे जो बच्चे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि सबके बस का है ही नहीं। पढ़ने के लिए तो बहुत कम % बच्चे बने हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतनी होती हैं जिनके दम पे हम बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि सपने तो सबके हैं ना भाई, सबको गाड़ी चाहिए, सबको बंगला चाहिए, सबको अच्छा परिवार चाहिए। तो बोला कि हम कहाँ जाएं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैं 3 4 5 ऑप्शन है या नहीं, पहले तो ये बताओ, ये बड़े बच्चे जो बैठे हैं, हाँ के ना? वेरी गुड, अब बड़े बच्चे बोले हैं भाई, अच्छी बात है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चीजें मैंने बताई हैं इसमें पूरी टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 5-7% है। बाकी सारे, जैसे इस बच्चे ने बताया कि बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हमारे देश में आज के टाइम में स्कोप्स की कमी नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि कंपटीशन ज्यादा है पहले के मुकाबले? जैसे मैक्सिमम हम सुनने में आता है कि लोगों को लगता है, जैसे हमारे ये यंग साथी बैठे हैं, शुभम जी बैठे हैं, मोहन सर बैठे हैं, तो इनको भी लगता होगा कि सर भले वक्ता में आप लोग हो गए कामयाब, अब बहुत समस्या है, बहुत कंपटीशन है, 30-30 लाख आवेदन आते हैं। ऐसा लगता है भाई? आप ही बोल दो ठीक है। तो जिनको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है आज के टाइम में और पहले कम था, तो उनके लिए एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहता हूं जो मैं सोचता हूं। मुझे लगता है कि जितना इजी आज के टाइम में कामयाब होना है उतना इजी पहले कभी नहीं था। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बोल दिया आपने, कमाल कर दिया, इतने इतने आवेदन आते हैं, इतना इतना बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कोर इतने जा रहे हैं। उसका बेटा कारण सीधा सा मैं ये समझता हूं कि पहले जो बच्चे घर से निकलते थे वो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते थे और डिस्ट्रैक्शंस नाम मात्र भी नहीं था। जो बच्चे कॉलेज जाते थे वो कॉलेज जाते थे और घर आते थे। अभी अगर हम देखें तो पूरे कैथल में ये नहीं पता कितने तो कैफेटेरिया खुल रखे हैं और सारे भरे पड़े हैं सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों के, और टीचर ढूंढते रह जाते हैं, अटेंडेंस लगाने के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं। समझ आ रही है एक बात? दूसरी, मोबाइल। आज का बच्चा 2 GB डाटा रोज डेली फूक के सोता है और हॉटस्पॉट भी करता है कि खत्म हो गया, और वो डाटा खत्म होने में 4 घंटे लग जाते होंगे। यानी कि आपके, और 4 घंटे के बाद फिर वो थकता है, उसने फिर ओका चाय पिए। तो अगर हम यहां पर ये देखें कि अगर आप मोबाइल छोड़ देते हैं, अगर आप मोबाइल छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से साइड में रख देते हैं, क्योंकि आप काम की चीजें तो देख नहीं रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप आधे कंपटीशन को खत्म कर देते हैं। दूसरा, जो अभी ताक झांक का सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, कोई मैसेजिंग चल रहे हैं रात तक, ठीक है ना, वहां चौक पर खड़े मिलेंगे, उधर मिलेंगे, ये जो
लड़के लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे घूम रही हैं। पहले ये मिनिमम था, अब इसका लेवल बहुत बढ़ गया है। ये दो चीजें आपने छोड़ दी, तीसरी चीज सिर्फ एक चीज करनी है आपने। आप में से मुझे बताना कितने बच्चे अभी कर रहे हैं। सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ना और स्कूल में आने से पहले 2-2.5 घंटे पढ़ के आना। रात को कितने बच्चे हैं जो 7:30 बजे कॉपी किताब लेके बैठ जाते हैं और रात को 11-12 बजे तक पढ़ते हैं पूरे स्कूल में? हाथ खड़ा करें जो बच्चा सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ रहा है और रात को 11 बजे तक पढ़ता है इस रूटीन में। अगर एक बच्चा है तो ये समझो कि उसने 600 बच्चों को यहीं पीछे छोड़ दिया। जो बच्चा सवेरे 2-2.5 घंटे अलग से पढ़ के आता है उसके दिन के घंटे कितने हो गए? बाकी के 24 भी नहीं, क्योंकि उनका 2 GB का डाटा भी है, उनका 20 और उस बच्चे के 27 घंटे हो गए। जब वो 27 घंटे यानी कि 7 घंटे एक्स्ट्रा उसको लगातार 8-7 साल मिलेंगे तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। समस्या ये है कि अभी क्या है, परफेक्शन कहीं नहीं है, ना परफेक्ट स्टूडेंट है ना परफेक्ट कोई। अगर आप बोले ना कोई मिस्त्री मिल जाए, मिस्त्री भी नहीं मिलता, क्योंकि काम दिल से कोई कर ही नहीं रहा है। मोबाइल आपको जीने ही नहीं दे रहा है। और इसमें मैं ये नहीं बोल रहा, आप जो हम खड़े हैं सारे वो भी इसी में शामिल है। तो मोबाइल आप साइड में रख दें, सुबह आप 2-2.5 घंटे बढ़ा दें, ऑटोमेटिकली आपका कंपटीशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं है। अब मैं सीधी बात करता हूं मेरे इन भाइयों की और इन बहनों की जो बोलती हैं कि पढ़ाई से थोड़ा सा अलग भी बता दें, कुछ हमारे काम का है कि नहीं काम का है। तो सबसे मेन चीज है, क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो जिस दिन नहीं आता पूरी क्लास का भी मन नहीं लगता। मतलब थोड़ा हंसी मजाक वाला लगाओ या कुछ भी लगाओ, जिसको बोलना बहुत अच्छा आता है। वो बच्चे बड़े प्यार से और बड़े आसानी के साथ मार्केटिंग में एंटर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपको किसी वैकेंसी की वेट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आप चंडीगढ़ जाएं, 17 सेक्टर या किसी भी सेक्टर में जाके सिर्फ अपना रिज्यूम दे दें कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और ये मेरी अच्छी आदतें हैं, मुझे नौकरी दिलवाओ। वो कंसल्टेंसी फर्म आपको ऑटोमेटिकली 2-3 दिन में 6-7 जगह इंटरव्यू करवाएगी और आपसे कुछ नहीं लेगी। जहां आपको नौकरी लगवाया वहां से वो आपकी तनख्वाह लेगी। आपकी तनख्वाह शुरू होगी अगले दिन से। ना वैकेंसी की वेट करनी, ना कोई पेपर देना, ना कुछ करना। आपका इंटरव्यू होगा, अच्छे तरीके से इंटरव्यू दीजिए और आपकी जो जॉब है लगभग 22-25 हज़ार रुपए से शुरू हो जाएगी। 18-20 तो बड़े नॉर्मली है। अब आप सोचो जी इतना बड़ा शहर 18-20 में क्या बनेगा। तो हमारे कैथल में भी दुनिया भर के बैंक आ रखे हैं, यहां पर भी जॉब लग जाती है। HDFC है आपका, बिरला है, रिलायंस है, कोटक महिंद्रा है, इनमें हर जगह मिल जाती है। दूसरी चीज क्या है कि आप उसके साथ साथ MBA कर लें 3 साल का डिस्टेंस से, वो हो जाता है आराम से। ऐसा नहीं है कि फिर पढ़ाई करनी भेज दिए। जैसे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मार्केटिंग का होगा और 3 साल का एक्सपीरियंस 3 साल में आपकी MBA होगी 2 साल में, उसी टाइम आपकी जो जॉब है 18,000 से सीधा 45-50 पे पहुंचेगी। उसके बाद जैसा आपका हुनर होगा उसी तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। एक चीज समझ में आ गई भाई। दूसरी चीज, जो बच्चे बाइक घुमाने के शौकीन हैं, ठीक है ना, तो जिनको मतलब घूमना पसंद है, टूर एंड ट्रैवल का, टूरिज्म का आप डिप्लोमा कर लें, 2.5-3 साल का है। पूरी दुनिया में आप घूमते रहें, आपको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल वो सिखाते हैं, बात कैसे करना है। यहाँ पर भी आपको टीचर्स भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं हिंदी में बात करें, हिंदी में बात करें, क्योंकि आप चील के बच्चे हैं। अकेले हरियाणा में नहीं रहना, आपने पूरे इंडिया में ट्रैवल करना है। वहाँ हरियाणवी कोई नहीं पूछेगा, हिंदी और इंग्लिश। वो आपको 4-6 महीने में इंग्लिश में फ्लुएंट कर देंगे। उसके बाद आप बहुत बेहतरीन अच्छे से अच्छे होटल्स में, 5 स्टार होटल, अच्छी अच्छी लोकेशंस में जाएंगे, आपको हायर कर लिया जाएगा, आपका काम वहाँ पर भी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद होटल मैनेजमेंट है आपके लिए बहुत बेहतरीन, अच्छे से अच्छे होटल्स में है। तो होटल्स में सिर्फ वेटर नहीं होते, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो भी आपके लिए एक अट्रैक्टिव काम हो सकता है, बहुत बेहतरीन। इसके अलावा जैसे +2 पास करते हैं आप, जब तक रिजल्ट आता है 3-4 महीने में कई डिप्लोमे हो जाते हैं खर्चा निकालने के लिए। कंप्यूटर के, वेब डिजाइनिंग का है, एनिमेशन का है, ठीक है ना, वीडियो एडिटिंग तो दुनिया भर का चल रहा है अभी, हर आदमी वीडियो बना रहा है, एडिट करवाता है। हम भी जैसे बैग न्यूज़ वाले से करवाते हैं तो एडिट करवाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आप कर सकते हो। लड़कियाँ हैं जो आपका इंटीरियर डेकोरेशन, आपका यही इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर इस तरीके का काम आप सीख सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग के कोर्स छोटे कोर्स हैं,
जो आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे। मुख्य काम क्या है? इंडिपेंडेंसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये छोटे कोर्सेज कर सकते हैं। लड़कियां भी ये सारे कोर्सेज कर सकती हैं जो मैंने आपको यहां बताए हैं। और आपका कोई भी हुनर है वो जाया नहीं जाएगा, लेकिन उसको अच्छे से सीख लें। बुरा समय किसी के पास भी कभी भी आ सकता है। अगर आपका हुनर है तो आप अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप ध्यान से सुने। मैं दिल्ली था जब पेपर्स एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करता था, तो वहाँ होम डिलीवरी में टिफ़िन सिस्टम होता है, क्योंकि बहुत बच्चे रहते हैं ना, तो टिफ़िन सिस्टम चलते हैं भाई, खाने के लिए टिफ़िन। तो वहाँ क्या हुआ, एक वो थी, सरदारों का घर था। मतलब वो आंटी देखने में लग रही थी कि काफ़ी रिच फैमिली से रही होंगी, और उनके हस्बैंड थे, 2 बच्चे थे। तो वो क्या करती थी, अपने घर पे ही खाना खिलाती थी हमें। तो हम उसके घर जाते थे, खाना खाते थे। खाना खाते खाते बातचीत होती रहती हैं। तो हमें पता लगा कि आंटी आप लगते तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे हमारे बर्तन वगैरह भी साफ करते हो, सारी चीज़ें करते हो। तो ये नौबत कैसे आई? तो उसने बताया कि आपके जो अंकल थे, इनको पैरालाइटिक अटैक आया, पैरालिसिस हुआ, और अदरंग इतना ज़्यादा खतरनाक था, बड़ी मुश्किल से बचे। और इनके जितने पार्टनर्स थे उन्होंने धोखा दे दिया, बिजनेस में डाउनफॉल आया। अब बच्चे तो पालने हैं, करें क्या? मुझे खाना अच्छा बनाना आता है, मेरे में यही हुनर है, और इसी खाने के दम पे मैं दिल्ली में रह रही हूँ और अपने बच्चे पाल रही हूँ। तो अगर आपको खाना भी अच्छा बनाना आता है तो उसमें भी अपना पूरा सब कुछ झोंक दीजिए, वो भी आपके काम आएगा। अगर आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, कोई भी चीज़ है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगी। लेकिन कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी हुनर है, वो जब भी मौका मिले आपको सीखना है। इस तरीके की सिचुएशन अगर आए तो हम दूसरे घरों में पोछा तो नहीं लगा सकते, अपने घर से अपना काम तो चला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चोरी नहीं कर रहे हैं, डाका नहीं डाल रहे हैं, और इसके अलावा आप चाहे मजदूरी कर रहे हैं, चाहे आप IAS ऑफिसर हैं, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब अच्छे काम है। हर आदमी अपनी मजदूरी ही करता है। उस मजदूरी की कीमत क्या होती है? उसके हुनर से। यहां पर एक मजदूर 300 रुपए ले रहा है, वो उसकी कला की कीमत है। एक IAS ऑफिसर एक दिन के 5,000 ले रहा है, वो उसकी हुनर की कीमत है। एक प्राइम मिनिस्टर एक दिन का हो सकता है कि 40,000 ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वो उसके हुनर की कीमत है। एक बिजनेसमैन 1 मिनट का 1 करोड़ कमा रहा है, वो उसकी हुनर की कीमत है सबकी हुनर की अलग अलग कीमत। तो जितना अच्छा आप सीखेंगे उतना बेहतर आप अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे। समझ आ रही है चीजें? थक तो नहीं रहे? बोर तो नहीं हो रहे? पक्की बात? एक आध सवाल पूछो फिर, के सारे हो गए? हाँ भाई, कोई भी डाउट बेटा किसी भी तरीके का? खड़ी हो। हाँ, हाँ वो तो बना दिया मैंने पहले। वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश। हाँ भाई, एक लास्ट बात बोल के मैं आप लोगों का और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक बार एक गैदरिंग हो रखी थी, जैसे यहाँ बैठे हैं सारे, ठीक है? तो वहाँ पे ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था कि जो दुनिया है, दुनिया में दुनिया भर के देश हैं और दुनिया भर के लोग हैं, और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरीके की। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से सारे लोग प्रेयर करते हैं भगवान के पास, और भगवान को सारी लैंग्वेज नहीं आती। भगवान को सारी लैंग्वेज नहीं आती। तो अब भगवान करता क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि भगवान के पास चीज़ें सारी हैं। तो आप जो भी मांगते हैं, भगवान सिर्फ एक काम करता है, तथास्तु। क्या करता है? अब समस्या यह है कि हम मांगते कितना है। अब हमारे किसान भाई हैं, वो क्या बोलते हैं? मानस में पशु में सुख रह जाओ, दाल रोटी चालें जाओ, बहुत है। भगवान क्या बोलता है? तथास्तु। भाई मटर पनीर तो बेटा दूसरा का ब्याह में खाइए, घरा नहीं बनागा। समझ रहे हो? कुछ बच्चे बोलते हैं कि बस पासिंग मार्क्स मिल जाओ, अगले साल पढ़ लेंगे। ऊपर वाला क्या बोलता है? तथास्तु।
कोई सामान्य आदमी क्या बोलता है, घर बनाना है, 2 कमरे बन जाओ बतेरे, ऊपर वाला क्या बोलेगा, तथास्तु। क्या बोलेगा? अगर आपने कार लेनी है तो हम सपना क्या देखते हैं, वैसे सेकंड हैंड प्लेटिना ले लिया पहला तो, है ना। ऊपर वाला क्या बोलेगा, तथास्तु। उसको नहीं पता आप क्या मांग रहे, उसने सब कुछ देना है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। समस्या ये है कि हम मांगते इतना कम है, हमारी कटोरी इतनी छोटी है, ठीक है ना। तो पहले तो आस्क फॉर मोर, ज्यादा मांगोगे तो ज्यादा मिलेगा, उसके लिए बस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो टारगेट हमेशा बड़ा रखिए, सपने हमेशा ऊंचे रखिए, और सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि आप मुर्गी के अंडे हो या चील के, ऊंची आवाज में, पक्की बात। दुनिया भरी पड़ी है अपॉर्चुनिटी की, बस आपको अब उठानी है। मैं तो बोलता रहूंगा शाम तक, पर अंगड़ाई तोड़ने लग गया था मेरा बेटा, है ना। ओके, उम्मीद है कि इस सेशन से काफी कुछ आपने सीखा होगा और सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी रहता है तो पूछ लें, ये लास्ट चांस है, उसके बाद फिर आपके टीचर्स तो हैं ही आपको बताने के लिए। पूछना है किसी ने, पक्की बात। ओके, थैंक यू। एसडीओ, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां पर भाई एक होता है एसडीएम और एक होता है एसडीओ, ठीक है ना। कुछ महकमे होते हैं, जैसे मान लो कि बिजली विभाग है, उसमें एसडीओ होता है। उसके बाद जो वेटरनरी का है उसमें भी एसडीओ होते हैं, और साथ में एसडीएम होते हैं। एसडीएम के लिए तो प्रोसीजर है एचपीएससी का, जो यूपीएससी काम करती है वही एचपीएससी काम करती है, और वो आपको तहसीलदार और एसडीएम एचसीएस वगैरह लगाती है। एसडीओ में क्या होता है, इन महकमों में आपको ऑफिसर रैंक पे एंट्री लेनी पड़ती है, जैसे आप जेई वगैरह बनते हैं, वेटरनरी सर्जन वगैरह बनते हैं। फिर आपकी जो सर्विस है वो धीरे धीरे लंबी होती जाती है, और उसके बाद फिर आपका जो परफॉर्मेंस बेस है और सीनियरिटी है उसके बेस पे फिर आप एसडीओ लगते हैं। समझ आ रही है? अपने गांव में भी है 1-2 एसडीओ जो पंजाब में लगे हैं, सीधे लगे हैं। तो उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, एचपीएससी जिसे हम बोलते हैं, हरियाणा में इस प्रकार से संस्था है, वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और बच्चे एसडीओ भी लगते हैं, एसडीएम भी लगते हैं। यहाँ एक चीज और मैं अब लगे हाथ बता देता हूँ, आपने वो टीवी सीरियल देखा है सीआईडी? हाँ, आपने रुस्तम फिल्म देखी है? उसमें वो ऑफिसर होता है, एक वाइट कपड़े डालता है, डालते हैं ना, एक्साइज में होता है शायद वो। तो ये एक्साइज की हैं, सीबीआई की हैं, रा की हैं, एनसीबी की हैं, ये जो पोस्ट होती हैं ये भी बहुत बेहतरीन होती हैं, टैक्सेशन वगैरह की। और इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है एसएससी, जो एक एग्जाम कंडक्ट करती है, सीजीएल का एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अब इसमें क्या होता है, शुरू में तो 100 नंबर का प्री आता है, 25 की इंग्लिश, 25 का मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की जीके। तो ये सारा एग्जाम अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा आर्ट वालों के लिए बना है। उसके बाद मेन होता है, मेन में इंग्लिश 45 की हो जाती है, जीएस जो है 10 नंबर कम हो जाती है। उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर का एक छोटा टेस्ट भी होता है, लेकिन पेपर बहुत मजबूत बनता है। तो इस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आप लोग एक्साइज में, टैक्सेशन में, इनकम टैक्स वगैरह में, अकाउंटेंट वगैरह, ऑडिटर वगैरह जो बनते हैं, ये एग्जाम भी आप कर सकते हैं। मेरी आपसे यही राय है कि जितने भी बच्चे हैं आर्ट्स के स्पेशली, वो +2 के बाद ग्रेजुएशन 110% करें, चाहे घर रह के करें, चाहे कॉलेज से करें, कहीं से भी करें, क्योंकि पढ़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब भी आपको अकल आती है तभी आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको मौलिक जानकारी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे का सिर्फ ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, दिमाग बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी, तो ये एग्जाम देंगे कैसे। अब मुझे फिर से एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, सुना देता हूं। हमारे ही गांव की बात है, हम कॉलेज में जाते थे। हम कॉलेज में जब जाते थे तो हमारे साथ एक लड़का था, उसकी उम्र काफी ज्यादा थी, तो हम उसको ऐसे ही, जैसे आप लोग हैं हम भी वैसे ही थे, उसको ताऊ बोलते थे, ठीक है ना। तो हम बोले, ताऊ तू कड़ा रह लिया था, है? बोला कि यार मैं क्या बताऊं कड़ा रह लिया था। मैं बता दे। उसने बोला कि 10वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं कहा अच्छा, लेकिन जो मेरे साथ कॉलेज में जाने वाले बच्चे थे, कॉलेज में, वो बोलते कॉलेज में बड़े मजे हैं, कॉलेज में बड़े मजे हैं। फिर मेरे को लगा यार कॉलेज में इतने मजे हैं क्या। उस टाइम वो चाय बेचता था, या कार्नियों में अपनी जिप्सी सी। फिर उसको लगा कि यार कॉलेज में तो कुछ ज्यादा मजे हैं,
चल मैं कॉलेज जाके देखता हूँ। फिर उसने +1 की, फिर उसने +2 करी। समझ आ रही है? उसके बाद फिर वो कॉलेज में पहुंचा, उसने देखे कॉलेज में क्या मजे हैं। लेकिन तब तक वो किसी से इतना प्रभावित हुआ कि वो पढ़ाई के प्रति पूरा समर्पित हो गया। उसने बीए की आरकेएसडी कॉलेज से, एमए भी आरकेएसडी कॉलेज से की, पॉलिटिकल साइंस का गोल्ड मेडलिस्ट बना वो, और अभी प्रोफेसर है अपने गांव से। क्लैपिंग तो बनती है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे आसपास ही हैं। हमें हीरो बनाने की जरूरत नहीं है कि सचिन को बनाए या सहवाग को बनाए या किसी फिल्मी आदमी को चुने। ये जो सारे चारों तरफ बैठे हैं, ये सारे हीरो हैं। चौसाड़ा स्कूल में एक मैडम है, प्रोमिला मैम, +2 के बाद उसकी शादी हो गई थी मैडम की। लेकिन जिस घर में गई, उसके जो ससुर मिले, उसका एक सपना था कि मेरे बेटे सरकारी नौकरी लग जाएं, और बेटा उनका कोई नहीं था पढ़ाई में लायक। उसने उस पर फोकस कर लिया। उसने शादी के बाद ग्रेजुएशन भी कर ली, बच्चे भी हो गए, एमए भी कर ली, संस्कृत की मैडम बनी बैठी है। समझ आ रही है बात? वहां एक सर थे मटोर से, इंग्लिश के लेक्चरर। 12वीं क्लास से उसने कभी कॉलेज नहीं देखा, कोरेस्पोंडेंस से पढ़ाई की, बच्चों को पढ़ाया, अपना खर्चा निकाला, परिवार का पालन पोषण किया, कमालपुर में लेक्चरर है अभी। तो पढ़ने का कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। जैसे ही आपका मूड बनेगा, जैसे ही आपको इग्निशन मिलेगी, उसी टाइम काम शुरू हो जाएगा। और ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं, इनका असर तो रहेगा 2-3 दिन। अंदर से जो मोटिवेशन होती है ना, इंटरनल, जिसे इंस्पिरेशन बोलते हैं, वो आनी जरूरी है। और वो कहां से आती है? वो अपने आप आती है। अपने पिता का चेहरा देखें, अपनी मां की हालत देखें। अभी आप तो कोट पैंट टाई लगा के बैठे हैं ना, एक बार आंख बंद करके थोड़ा सा इमेजिनेशन करें कि आपके फादर साहब इस टाइम क्या कर रहे होंगे। किसी का ट्रक चलाने लग रहा है, किसी का खेत में अड़बाण लग रहा है, किसी का हो सकता है किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हो, किसी का कहीं, किसी, मतलब वो बहुत बेहतरीन हालत में नहीं है। अगर आप जाके अगर उनके हाथ छू के देखोगे तो उनमें इतनी बड़ी बड़ी अनटन है। वो है असली मोटिवेशन कि मुझे इस आदमी के लिए काम करना है, मुझे इसको सुख देना है। और जितना जल्दी आप देंगे, उसकी मेहनत कम हो जाएगी। अपने माँ बाप की तो इज्जत करते होगे? इसमें भी यस सर में कमजोरी बरतोगे? करते हो? ये हुई ना बात। ये मोटिवेशन वहां से आएगी, तब आग लगेगी। मेरे एक दिन बोलने से कुछ नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों का आज का जो ये सेशन था फ्रूटफुल रहा होगा। सबके काम की बातें हुई हैं यहाँ पर। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।